हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो करें जी स्टार्ट आज इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ की क्लास में। आज का टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी। दोस्तों, ये टॉपिक मॉड्यूल 2 में ईबीसीएल में है और मॉड्यूल 1 के सेटिंग अप के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा आता है। तो ये जो मैं क्लास देने जा रहा हूँ बेसिकली तो इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ में पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर, बट ये हेल्प सेटिंग अप वाले स्टूडेंट्स को भी करेगा। तो इसको एक बिल्कुल नए तरीके से मैंने चेंज किया है और चेंजेस आए भी थे इसमें, तो मैंने कहा आपको एक नए वे में दिया जाए। करें जी स्टार्ट इसको। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, पहले तो हम बेसिक समझते हैं कि एनबीएफसी किसका पार्ट है। हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब एक कंपनी है, कंपनी में फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में कितनी तरह की कंपनियां होती हैं। आपने सबसे बड़ी एक ब्रॉड कैटेगरी सुनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो काम कर रहे हैं। और दूसरा एक आ जाता है बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग कंपनी। इन दोनों को ही रेगुलेट तो आरबीआई करता है, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। दोनों में बात पैसे की ही हो रही है। ये कंपनियों का मेन काम है पैसा लेना और पैसा देना। इन दोनों ही सेक्टर्स को अगर हम मिला दें तो इनका सोर्स ऑफ फंड क्या है, पब्लिक फंड्स देती है इनको, मतलब पब्लिक से ये फंड्स कलेक्ट करते हैं। इन लोगों के पास आती है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मैं इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर दूं, या वो बैंक है। और अल्टीमेटली इसका यूजर भी कौन है, हम लोग ही। अब पब्लिक किस फॉर्म में दे रही है, पब्लिक अपने डिपॉजिट्स की फॉर्म में देती है फंड्स, यहाँ पर जो हमारी सेविंग्स हैं, या हम कह सकते हैं हमारी सेविंग अकाउंट, हमारे करंट अकाउंट, इसको मैं एफडी भी बोल सकता हूं, और अदर फॉर्म से ये सारा पैसा इनके पास जाता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। और ये आगे क्या करते हैं, पब्लिक को लेंडिंग करते हैं। अब पब्लिक एक ब्रॉड सेक्टर है, पब्लिक इंडिविजुअल भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन भी इसका फायदा उठा रहा है, और नॉन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, या इनके पास ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पैसे को ही चैनलाइज करके ये दूसरी तरफ दे रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं एनबीएफसी, तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये देखते हैं एक बार। देखो, अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर को स्पेसिफिक कर दें तो इसमें अब एक आया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक आ रहे हैं बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी कंज्यूमर बैंकिंग कर रही है। कंज्यूमर बैंकिंग में वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, लैंडिंग इस तरह से कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही हैं ये। बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों नहीं खोलते। वो उनका सोर्स ऑफ फंड क्या है, या तो वो डिपॉजिट्स ले रहे हैं पब्लिक से, डिपॉजिट लेकर काम कर रहे हैं, और अदर तरह से बोरोइंग्स कर रहे हैं वो, या उनके ऑन फंड्स हैं उनसे काम कर रहे हैं। अब ये फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसी में इसी सेक्टर से एक हमारा आ रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी।
ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बेसिकली सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खोल रही हमारे। ये इसका सोर्स ऑफ फंड क्या होगा? डिपॉजिट्स, बोरिंग्स, और उसी से वो क्या करेगी? लेंडिंग। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक कौन सा आने वाला है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब जो बैंक नहीं है बट फाइनेंस कर रही है। अब आप एनबीएफसी के मैं आपको कुछ नेम्स देता हूं, बड़े कॉमन नेम है जो आप जानते भी हो, जो हम सुनते हैं। तीन तरह से हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। आपने एक सुना है जो बैंक्स, जो सबसे कॉमनली आप लोग नाम सुनते हो, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे बैंक्स हैं। अब एक आ गई एनबीएफसी और एक आ गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में सबसे पहला आपने मुथूट फाइनेंस सुना होगा नाम, मन्नापुरम सुना होगा, एस्कॉर्ट्स फाइनेंस सुना होगा, बजाज फाइनेंस जो प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी यही है। जैसे आईसीसी बैंक बैंकिंग में सबसे बड़ा है, तो बजाज फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग कर रहा है। फिर और भी बहुत सारे नाम हैं, मन्नापुरम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, चोलामंडलम, आपने दीवान हाउसिंग पीछे सुना था। ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और एक आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सुना है एलआईसी, आईएफसीआई, आईडीबीआई, ये नाम सुने हैं आपने। एलआईसी इंश्योरेंस भी कर रही है, बट एनबीएफसी ना तो इंश्योरेंस कर रही है ना कंज्यूमर बैंकिंग कर रही है। एनबीएफसी का काम है डिपॉजिट्स लेना और लैंडिंग करना। अब लैंडिंग किसको कर रहा है? ये आम जनता को कर रहा है। तो हम लोग आम पब्लिक, अगर हमें लोन की ज़रूरत है तो हम बैंक जाते हैं या हम यहाँ जाते हैं मोस्टली। ये पब्लिक कॉर्पोरेट फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में भी। तो एक बैंक बड़ी कंसेप्ट आ जाती है जो सारे काम कर रहा है कंज्यूमर बैंकिंग के, बट एनबीएफसी सारे काम कंज्यूमर बैंकिंग के नहीं कर रही। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट्स नहीं खोल सकते। वो अपना पैसा या बोरोइंग करेंगे या डिपॉजिट्स लेंगे और उसी को आगे लेंड करेंगे। तो आज हम अब फोकस करने जा रहे हैं हमारे एनबीएफसी पार्ट पर, ना तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आ रहे हैं और एनबीएफसी की ही डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। अब देखो एनबीएफसी जो लैंडिंग कर रही हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो किस में आ जाएंगी? वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगी, शेयर्स, डिबेंचर। लैंडिंग है तो वो क्या है? लोन्स। सिक्योरिटीज हैं तो ऑब्वियसली अदर कंपनी की सिक्योरिटीज होंगी। और इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं तो इन्वेस्टमेंट कंपनी भी इसके फॉर्म में आ जाएगी। आपने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी पढ़ी है। और अगर वो लोन्स दे रहे हैं तो कौन कौन से लोन दे रहे होंगे? बिजनेस लोन दे रहे होंगे, बिजनेस पर्पस के लिए। उसमें ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिजनेस लोन सिर्फ टर्म लोन भी हो सकता है, डिस्काउंटिंग भी हो सकती है। फिर हाउसिंग लोन, होम लोन, ऑटो लोन, कार बाइक भी फाइनेंस कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स जैसे टीवी फ्रिज वगैरह हम फाइनेंस करा लेते हैं, मोबाइल फाइनेंस करा लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस, बहुत छोटे छोटे लेवल पर छोटी कैटेगरी 10-10, 20-20 हज़ार के लोन उन लोगों को दे रहे हैं। तो ये एनबीएफसी के भी बहुत सारे टाइप हो जाते हैं। अब जो सिर्फ होम लोन दे रही है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन जाती है वो। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाती है। तो इसके हम वेरियस टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। बट इसमें वो कौन सी एक्टिविटी नहीं कर रही, कौन से काम नहीं कर रही? ये तो कर रही हैं वो। कौन से काम नहीं कर रही? कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, कोई बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं कर रही, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ये भी नहीं कर रही, एग्रीकल्चर वर्क नहीं करेगी, एक्टिविटीज जो हैं वो नहीं कर रही होगी ये।
तो इसका मेन काम क्या होगा? फंड्स लेना और फंड्स देना। जैसे बैंक का काम भी यही है कि पैसा ले रहा है पब्लिक से और पब्लिक को ही पैसा दे रहा है, तो उसी का एक छोटा फॉर्म एनबीएफसी आ जाता है। वो सिलेक्टिव बेसिस पर आ जाता है, उसका काम एक पर्टिकुलर कोर एरिया में बन जाता है कि उसने उसको टारगेट करना है। जैसे आप मुथूट फाइनेंस सुनते हो, वो सिर्फ क्या कर रहा है? लोन। अब मुथूट फाइनेंस का सोर्स ऑफ फंड क्या होगा? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मुथूट फाइनेंस ये एक लिस्टेड कंपनी है। मुथूट फाइनेंस का बिजनेस, या मैं जिसको ऑब्जेक्ट बोल दूं, तो वो क्या है? उसके ऑब्जेक्ट दो तरह से आ गए। एक तो आ गया रिसीविंग डिपॉजिट्स, लोन्स, ये सब आ गए। अब डिपॉजिट में वो एफडी ले सकती है, लोन्स में वो डिबेंचर इशू कर सकती है, और इसमें इक्विटी अपना पैसा भी हो सकता है जिसको हम ऑन फंड्स बोलेंगे। ये इनके पास पैसा आया, तो मेन काम क्या है इनका? फंड्स का। इसी पैसे को वो आगे क्या कर रही है? लैंडिंग। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए उसके, पैसा लेना और आगे पैसा देना। तो यहां पर पैसा ले रही है तो किससे ले रही है? ऑनर पैसा दे रहा है या अदर्स दे रहे हैं? अदर्स को हम क्या बोल दें? पब्लिक कैटेगरी बोल दें। तो डिबेंचर इशू करके पैसा ले रही है, और लेंडिंग भी किसको कर रही है? आम जनता को, पीपल, पब्लिक या बॉडी कॉर्पोरेट्स, इन लोगों को पैसा दे रही है। अब लेंडिंग किस फॉर्म में कर रही है? जैसे मुथूट का आप नाम सुनते हो, वो गोल्ड लोन में फेमस है, अगेंस्ट गोल्ड सिक्योरिटी। सबसे बड़ा नाम उसका ये है कि आप गोल्ड। अब जैसे पहले क्या होता था, एक तरह से ये समझ लो कि प्राइवेट मनी लेंडर लाला लोग होते थे, सूदखोर होते थे, या जो ब्याज पे पैसा देने वाले लोग होते थे, वो जब हम पैसा लेने जाते थे या अभी भी हैं, तो वो कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं। तो हम अपना गोल्ड रखा और हम पैसे ले आए, और जब हमारे पास पैसा आया वापस कर दिया और हम अपना गोल्ड ले आए। इसी का एक कॉर्पोरेट फॉर्म आ गई मुथूट फाइनेंस। ऐसे ही आपने बजाज फाइनेंस सुना। बजाज फाइनेंस भी का भी सोर्स ऑफ फंड तो यही होगा, बट उसका मेन काम क्या है? वो प्रोडक्ट भी फाइनेंस कर रहा है, हाउसिंग फाइनेंस भी कर रहा है, ऑटो फाइनेंस भी कर रहा है, पर्सनल लोन भी दे रहा है। ये सारे लोन्स दे रहे हैं वो, लेंडिंग लोन के हिसाब से हो गई। जैसे आपने कभी मोबाइल लेने जाते हो तो मोस्टली आपको इन्हीं नामों के आएंगे, एस्कॉर्ट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, L&T फाइनेंस, ये सब है। मैं एक बजाज फाइनेंस का भी एग्जांपल लिख देता हूं। बजाज फाइनेंस का पैसा क्या काम क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मनी, फाइनेंस। अब उसका सोर्स क्या होगा और यूज क्या होगा? यूज कहाँ होगा उसका? ऑब्जेक्ट्स में। अब सोर्स तो आया, सबसे पहले इक्विटी, शेयर्स होंगे उसके। फिर क्या होंगे? डिबेंचर इशू कर रखे होंगे, तो लोन हो गया उसके पास। और उसने क्या ले रखे होंगे? डिपॉजिट्स ले रखे होंगे, एफडीज ले रखी होंगी। ये डिपॉजिट्स आ गए। ये तो सोर्स ऑफ फंड आया, और यही पैसा अल्टीमेटली यूज किस में हो रहा है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सपोज आपने टीवी लिया, मोबाइल लिया, इन पर आ रहा है। फिर ऑटो लोन, ऑटो लोन में फॉर एग्जांपल कार लोन, बाइक, स्कूटर, हम 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये छोटे छोटे ई रिक्शास, ये सब फाइनेंस कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद ये माइक्रो फाइनेंस तो अलग हो जाता है। बजाज फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस में नहीं है, वो अलग लेवल की रजिस्ट्रेशन होती है। बट बजाज फाइनेंस का मोस्टली काम आप यहीं देखोगे, होम लोन दे रहे होंगे छोटे छोटे, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन दे रहे होंगे, पर्सनल लोन, बिजनेसमैन को लोन दे रहे होंगे। बिजनेस लोन किस फॉर्म में आ रहे होंगे? ओवरड्राफ्ट आ रहे होंगे, टर्म लोन हो सकता है, ये दे रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड्स इशू कर रहे होंगे। इस तरह से ये बजाज फाइनेंस काम कर रहा है। तो अब आपको समझ आएगा कि हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब ही यही है कि वो फंड्स रेज कर रही है और आगे फंड ही यूज कर रही है। वो कोई फैक्ट्री लगा कर नहीं बैठी, कोई शॉप खोल कर नहीं बैठी, कोई गुड्स नहीं बेच रही, वो सिर्फ हेल्प कर रही है जिसको पैसे की जरूरत है।
पैसा किससे ले रही है? जिसके पास सरप्लस है उससे पैसा ले रही है और आगे जिसको जरूरत है दे रही है, तो डेफिनेटली वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रही है और आगे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है। बैंक एक ब्रॉड फॉर्म आ जाती है, ये एक छोटी फॉर्म आ जाती है उसकी। तो एक बार नोट्स में आओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखो जी, सबसे पहले वो कह रहा है हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। नॉन बैंकिंग कंप्राइज अ हेट्रोजेनस ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है वो किसका? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है कि एक आदमी से पैसा लिया या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से पैसा लिया और कुछ लोगों को लेंड किया। बीच में बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है। तो एनबीएफसी भी क्या हो गई? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया कि बजाज फाइनेंस सोर्स ऑफ फंड क्या है? शेयर इशू कर रहा है, डिबेंचर इशू कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, पब्लिक से पैसा ले रहा है, आगे भी पब्लिक को ही दे रहा है, लोन दे रहा है, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। रेगुलेटर कौन है इन सब फाइनेंशियल सेक्टर का? आरबीआई। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रही हैं, और एनबीएफसी प्राइमरी डीलर होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, ये भी काम करते हैं फाइनेंसिंग का। सबसे पहली टर्म जो आपके पास क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको भी यहाँ पर एक एपेक्स बड़ी इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म में बताया गया है। पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देनी है स्पेसिफिक सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, बिजनेसमैन को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, हाउसिंग सेक्टर को बढ़ाना है। तो इनका काम है इन लोगों को लोन देना। अब हाउसिंग सेक्टर को लोन देने का फायदा क्या होता है? उतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, तो अगर हमारे को हाउसिंग फाइनेंस ना हो तो क्या हम घर खरीद पाएंगे? हाउसिंग फाइनेंस है तो लोग ज़्यादा घर खरीद पाते हैं। इससे इकॉनमी पर क्या इफेक्ट होता है? ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, स्टील यूज हो रहा है, सीमेंट यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल गुड्स यूज हो रही हैं, इकोनॉमी में भी बेटरमेंट आती है, ग्रोथ आती है जितना ज़्यादा हमारा कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट सेक्टर ग्रो करता है। तो अब लोगों को फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए, होम लोन, तो उनको देने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर ये इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं। स्मॉल एसएसआई जो आप पढ़ते हो उनको पैसा दिया जा रहा है, बिजनेसमैन को दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया जा रहा है लोन। एनबीएफसी इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड एक कंपनी होती है, बट उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैटरिंग अ निच एरिया फॉर रेंजिंग फ्रॉम पर्सनल लोन टू इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, मतलब एक छोटे से छोटे लेवल से भी खड़े होकर वो हर तरह के लेवल को फाइनेंसिंग दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बड़ा सेक्टर हो जाता है, हमारे फ्लाईओवर, ब्रिजेस, डैम्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और पर्सनल लोन हम छोटे से छोटे लेवल पर, तो हर लेवल पर ये लोग हेल्प कर रहे हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, वेंचर कैपिटल, निधि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग भी तो सारा काम किसका कर रहे हैं? पैसे का ही कर रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर भी चाहे पैसा ले और दे नहीं रहा, बट वो हेल्प कर रहा है, डिबेंचर की बाइंग सेलिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो भी तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट आ जाता है। ये सब के सब किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड होते हैं? एनबीएफसी। और इनको कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हुई हैं आरबीआई के सेक्शंस में से, क्योंकि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग बोर्ड के पास है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी सेबी के पास आ जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज सेबी के पास है, स्टॉक ब्रोकर सेबी के पास हैं, ये भी सेबी के पास हैं, इनके ऊपर कंपनी एक्ट आ जाता है, अगर लिस्टेड हो गई तो सेबी भी आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी आईडीआरए आ जाता है। तो ये एनबीएफसीज अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो आरबीआई की कुछ प्रोविजन से इनको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। इंपॉर्टेंट रोल फाइनेंशियल सिस्टम में प्ले कर रही है, जैसे मैंने बताया कि जिसके पास फालतू पैसा पड़ा है उससे लेकर यूजर तक पैसा पहुंचा रही है। कंप्लीमेंट टू मेन स्ट्रीम बैंकिंग, मतलब बैंकिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है, हम कह सकते हैं एक उसी के साथ चल रहा है, एक पैरेलल सिस्टम है, बट थोड़ा सा फर्क है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? रीच आउट इन एक्सेसिबल एरिया, जहां पर बैंक नहीं पहुंच सकता यहां पर ये छोटी कंपनियां पहुंच जाती हैं, जहां पर लोग बैंकों तक नहीं पहुंच सकते इनके पास रीच इजी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा मुथूट फाइनेंस के हर ऑलमोस्ट एक लोकेलिटी में सेंटर खुले हुए हैं, तो लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं होती। इट इज अ सब्स्टिट्यूट टू बैंक, मतलब बैंक का
दूसरा ऑप्शन है कि हम बैंक के पास लोन ना लोन की जरूरत है तो बैंक के पास ना जाकर हम कहां पर जा रहे हैं, एनबीएफसी के पास। फायदा क्या है, जल्दी यहां पर हमें लोन मिल जाता है, प्रोसेसिंग कम है, फॉर्मेलिटीज कम है, बैंक में थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं। प्रॉम्प्ट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हैं, छोटे से छोटे सेगमेंट को भी मिल रहा है। प्राइमरी डीलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डीलिंग करा रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी उसमें हेल्प करते हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर एनबीएफसी क्या आ गया, आरबीआई। आरबीआई ने प्रोविजंस बनाए हैं इसके लिए, तो ये आप देखोगे। अब आ रही हैं मेन डेफिनेशंस जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले व्हाट इज नॉन बैंकिंग कंपनी, तो हमने जैसे बोला कि इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट फर्स्ट एंड लाइसेंस्ड बाय आरबीआई। तो मैं अगर कहूं कि एनबीएफसी पहले क्या है, एक कंपनी है, तो कंपनी किस में है, अंडर कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई, फिर वो लाइसेंस्ड है आरबीआई। तो आरबीआई उसको आरबीआई एक्ट के अंडर करेगा तो वो उसको वहां पर रजिस्टर्ड करेगा, तो इनकी ड्यूल रजिस्ट्रेशन हो जाती है कि उनको पहले कंपनी एक्ट में को भी फॉलो करना है और इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इट इज अ कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी, प्रिंसिपल बिजनेस इसका क्या है, डिपॉजिट ले रही है और लेंडिंग, ये उसके मेन बिजनेस है। सच अदर जो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती हैं उनको भी एनबीएफसी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट ये क्लियर हुआ जी हमें एनबीएफसी, अभी तो ये पता चला कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट लाइसेंस्ड फ्रॉम आरबीआई, अगर हम अपनी सिंपल टर्म्स में समझें, टू कैरी द एक्टिविटी एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग, बोथ आर द इक्वल पैरेलल वर्क। सिर्फ डिपॉजिट लेके रखेगी तो नहीं, ऑब्वियसली क्या करेगी, लेंड तो करेगी, और अगर उसको लेंड करना है तो पैसा लेना पड़ेगा, तो दोनों काम कर रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ब्रॉड कैटेगरी है, जैसे मैंने लिखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एलआईसी भी है, आईएफसीआई भी है, आईडीबीआई है, उसी का पार्ट ये आगे एनबीएफसी आ जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ब्रॉड कैटेगरी है। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 45(1)(c) में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस एनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। मैंने पहले भी आपको बोला था ये और बैंक्स दोनों में फर्क क्या था, बताया था। बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोल रहा है, ये लोग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं खोल रहे, एफडीज ले रहे हैं। बिजनेस या उनका कुछ पार्ट बिजनेस का फाइनेंसिंग में है। अब वो फाइनेंसिंग कैसी होगी, लोन दे रहे हैं, एडवांसेस दे रहे हैं और अदरवाइज एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस, लोन का मतलब है करंट कैश दिया, एडवांसेस बिल डिस्काउंटिंग, अदरवाइज ओवरड्राफ्ट, पर्सनल लोन्स, ये सब इसका पार्ट आ जाता है। शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू कर रही है उनमें डील कर रहे हैं। और अदर मार्केट में हायर परचेज, हायर परचेज आप जानते हैं इंस्टॉलमेंट पे हायर परचेज सिस्टम में फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रही हैं। इंश्योरेंस काम कर रही हैं, तो एलआईसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। मैनेजिंग, कंडक्टिंग, सुपरवाइजिंग, फॉरमैन, एजेंट और एनी अदर कैपेसिटी, चिट फंड भी, क्यूरीज भी, ये भी क्या है, स्मॉल, जैसे आप कमेटी जानते हो उसी का लीगल फॉर्म क्या है, चिट। तो ये फोरमैन, एजेंट इन एनी कैपेसिटी, मतलब किसी भी तरीके से लिंकेज दे रही हैं, लोन्स दिलवा रही हैं। चिट फंड वाले भी क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन का पैसा आ रहा है, आगे पास ऑन हो रहा है, अपनी कमीशन ले रहे हैं। तो ये आप पढ़ोगे। इसमें अब आ जाता है व्हाट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा एक पॉइंट ये रह गया, कलेक्टिंग। कलेक्टिंग में क्या कर रहे हैं, वो कोई लमसम पैसा ले रहे हैं लोगों से, चाहे वो सब्सक्रिप्शन, तो चिट फंड में क्या होता है, सब्सक्राइबर होते हैं, यूनिट सेल कर रहे हैं अपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहे हैं, गिफ्ट हैं, किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा करके आगे फाइनेंसिंग कर रहे हैं, मतलब कहीं भी तरह से इनडायरेक्टली पैसा कलेक्ट किया और आगे लोगों को दिया, उसको हम यहाँ एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में डालेंगे। सीधा से दिमाग में डालो व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल वर्क, फाइनेंशियल वर्क क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है और पैसा दे रहा है। अब लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एलआईसी इंश्योरेंस कहकर पैसा ले रही है और आगे उसको कहीं यूटिलाइज कर रही है। आईएफसीआई डिपॉजिट की फॉर्म में ले रहा है और आगे उसको लेंडिंग में दे रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, दीवान हाउसिंग, ये तो अब डूब गए ग्रुप, बड़े बड़ी जो कंपनी थी, बजाज फाइनेंस है, ये सब पैसा ले रहे हैं और आगे हाउसिंग फाइनेंस कर रहे हैं।
क्या क्या काम इनके इंक्लूडेड नहीं है? एग्रीकल्चर काम नहीं करेंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे मैंने पहले बताया परचेज और सेल ऑफ गुड्स नहीं कर रहे, कोई प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, हाँ बट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को बेचने के लिए फाइनेंस करवा रहे हैं, बायर को पैसा दे रहे हैं, तो बाइंग सेलिंग इजी हो रही है। बट ये डायरेक्टली हाउसिंग फाइनेंस कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग हाउसिंग की नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। बट जो लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो जिस बायर को पैसे की जरूरत है उसको पैसा अवेलेबल करवा रहे हैं और ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट उसकी सिक्योरिटी ले रहे हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? जो बैंक नहीं है, तो एक कंपनी, कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह भी हो सकते हैं। मतलब सोसाइटी भी अपने मेंबर्स का पैसा लेती हैं और लैंडिंग करती हैं, जैसे निधि कंपनी भी आपने पढ़ी है कंपनी लॉ में। निधि कंपनी का भी मेन क्या होता है, अपने मेंबर से ही पैसा कलेक्ट किया और मेंबर्स को ही लोन दिया, वो भी इसी फॉर्मेट में आ जाती हैं। डिपॉजिट, व्हाट इज डिपॉजिट? डिपॉजिट को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। डिपॉजिट का मतलब है, देखो, इंक्लूड्स एनी रिसीप्ट, कंपनी लॉ में भी डिपॉजिट को इसी तरह से डिफाइन किया गया है, ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म। बट यहाँ कंपनी लॉ की डेफिनेशन अलग है, यहाँ पर डिपॉजिट की डेफिनेशन ये चलेगी। अब वो पैसा शेयर कैपिटल डिपॉजिट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी डिपॉजिट नहीं है, कोई शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया वो डिपॉजिट नहीं है, किसी स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और अदर तरीके से लोन लिया, उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मान रहे। बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा लिया, जैसे कई बार हम एडवांस ले लेते हैं कस्टमर से, तो कस्टमर एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फ्रेंचाइजी से एडवांस ले लिया, डीलरशिप डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी, मतलब गवर्नमेंट के जब कॉन्ट्रैक्ट खुलते हैं तो उसमें टेंडर में अप्लाई करने के लिए पहले कुछ डिपॉजिट दिया जाता है, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ पहले से एडवांस सिक्योरिटी दी जाती है, एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर, गुड्स, प्रॉपर्टी और सर्विसेज, जैसे हम फ्लैट बुक कराते हैं तो हम पहले कुछ एडवांस दे देते हैं, तो उसको यहाँ पर डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया गया। ऐसे ही आप देखोगे कंपनी लॉ में भी कुछ इस तरह की ही डेफिनेशन है, बट वो बहुत लंबी है। चिट, मैंने अगर किसी से चिट ली, चिट का पैसा कमेटी उठाई, तो वो भी यहाँ पर डिपॉजिट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डिपॉजिट की भी, ये डेफिनेशन आपने करनी है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी, ये शॉर्ट नोट आ सकते हैं इनके ऊपर। तो क्लियर हुआ जी, डिपॉजिट को क्या बोला गया? एनी फॉर्म ऑफ मनी रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, बाय वे ऑफ डिपॉजिट और एनी अदर फॉर्म, जो डिपॉजिट कहकर लिया गया। बट किसको हमने एक्सक्लूड कर दिया? शेयर कैपिटल को, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की कैपिटल को, किसी बैंक से लोन लिया, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया या कस्टमर से एडवांस लिया, सिक्योरिटी ली, अर्नेस्ट मनी ली, चिट फंड ली, इन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडवांस लिया, इनको हमने डिपॉजिट नहीं माना। नेक्स्ट पार्ट, अब जब भी ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो कंपनी एक्ट का प्रोसीजर तो अप्लाई हो चुका होगा। अब जब वो आरबीआई के पास आएगी तो आरबीआई कहता है कि आपके पास कुछ नेट ऑन फंड होने चाहिए, तो पहले जो थे उसमें अब ये चेंज आया है, तो सेटिंग अप वाले भी इसको चेंज कर सकते हैं। नेट ऑन फंड 25 लाख से लेकर 100 करोड़ तक कर दिए गए हैं। नेट ऑन फंड मतलब जो अपनी ऑन मनी है, अपना पैसा, शेयर कैपिटल कह सकते हो। रिजर्व बैंक इसको डिफरेंट अमाउंट भी डिक्लेयर कर सकता है, बट अभी क्या है 25 to 100 करोड़ इसके बीच में, तो मिनिमम क्या आ गया 25 लाख, और 100 करोड़ तक आरबीआई इसको ले जा सकता है। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब जब आरबीआई को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जाएगी तो आरबीआई क्या चेक करेगा? आरबीआई चेक करेगा कि उसकी फाइनेंशियल वर्दीनेस कितनी है, क्या वो फ्यूचर में आने वाली अपने ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी अगर डिपॉजिटर पैसा लेना चाहते हैं। मतलब हमने अभी तक यहाँ क्या पढ़ा कि एनबीएफसी को रजिस्टर्ड होना है तो आरबीआई जाना पड़ेगा, तो उससे पहले वो एक कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड होगी, और उसके लिए उसको उससे पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले, उसके बाद नेट ऑन फंड मिनिमम 25 लाख के होने चाहिए और मैक्सिमम 100 करोड़ तक के। जब वो एप्लीकेशन आरबीआई के पास जाएगी तो आरबीआई चेक करेंगे कि क्या क्या उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस है, पहला कि एबिलिटी टू पे, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, पहले से आपके पास पैसा होना चाहिए, जबकि कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए पहले से पैसा नहीं चाहिए। तो कंपनी एक्ट में तो आप रजिस्टर्ड हो गए, बट आरबीआई के पास जाओगे तो उससे पहले आपको अपने ऑन फंड मिनिमम 25 लाख अपनी कैपिटल डालनी
पड़ेगी तभी आरबीआई रजिस्ट्रेशन देगा। सेकंड, उसकी वर्किंग। डिपॉजिटर्स के लिए, मैं इसको हटा देता हूं, ये पहले का किया हुआ है, देखो। दूसरा, उसकी वर्किंग किसी भी तरीके से डिट्रीमेंटल नहीं होनी चाहिए डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट। जो उसका कामकाज का तरीका है वो किसी को नुकसान ना दे। मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है या प्रपोज मैनेजमेंट है, उनकी जो भी पास्ट हिस्ट्री है या जो भी उनका करेक्टर है वो प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि पैसे का काम कर रहे हैं, वो होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट शैल बी सर्व। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पर्पस क्या है एनबीएफसी को लाइसेंस देने के लिए? आम छोटे लोग, बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, आम पब्लिक को पैसा पहुंचाना। तो उसके लिए वो पर्पस भी सॉल्व होना चाहिए, यानी कि कुछ अपने लोगों के लिए ही ये बनाई गई हो। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट शैल नॉट बी प्रिजुडिशियल टू ऑपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब जो भी उसका रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, बिजनेस सिस्टम में प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट ना जा रहा हो, उसको नुकसान ना कर रहा हो, और एनी अदर कंडीशन टू बी सब्सक्राइब। तो मैंने इसके शॉर्ट नोट थोड़े से बनाए हैं, देखो। अगर रजिस्ट्रेशन पर क्वेश्चन आ जाता है, और मोस्ट लाइकली आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एनबीएफसी की रजिस्ट्रेशन पर आपको ये करना है कि सबसे पहले ये कंपनी रजिस्टर्ड किस में होगी? कंपनी एक्ट 2013 में। एप्लीकेशन देगी आरबीआई को, और एप्लीकेशन देने के लिए उसको कितने फंड्स चाहिए? कम से कम मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम 100 करोड़ तक के नेट ऑन फंड होने चाहिए। प्लस उसके साथ उसको और क्या करना है, उसकी, अगर हम अपनी भाषा में इसको बोलें, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस बढ़िया होनी चाहिए जो फ्यूचर क्लेम्स पे कर पाए। उसकी वर्किंग इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, डिट्रीमेंटल नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट इन गुड करेक्टर होनी चाहिए, भगोड़े ना हो, फ्रॉडिये ना हो, कोई पहले मिसमैनेजमेंट ना किया हो। एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके पास पैसा सफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएंगे, क्योंकि वो तो काम ही पैसे से पैसे का कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट सॉल्व होना चाहिए, जो पर्पस है कि हम जो लाइसेंस दे रहे हैं कि पब्लिक तक उसका फायदा पहुंचे। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ etc। अब देखो ये एनबीएफसीज हैं तो इजीली हम अपने टीवी, फ्रिज, एसी, छोटी छोटी कार, बाइक की फाइनेंसिंग करा लेते हैं, बट इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता होगा सोचो। अगर ये फाइनेंसिंग है तो हम इजीली परचेज कर पा रहे हैं, और अगर हमारी परचेजिंग कैपेसिटी इजी हो रही है, हमारे पास कम पैसे होकर उन चीज़ों को ले पा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। फाइनेंसिंग अगर नहीं होगी तो बायर कम हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हम ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स इजीली खरीद सकते हैं ऑन फाइनेंस, अगर हमारे पास पूरे पैसे देने पड़े हों तो हम नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए अगर हमें इजीली फाइनेंसिंग मिल रही है तो हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है कि नए प्लांट लग रहे हैं, नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनका माल बिक रहा है, उनकी सेल बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो हमें मिल रही है। तो ये पर्पस है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट पर्पस कई तरह से हो सकता है कि ये लोग जब फाइनेंसिंग करेंगे तो बायर को हेल्प मिलेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी बढ़ेगी, सबका भला होगा उसमें। ये रजिस्ट्रेशन। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो क्या कंडीशन उसके बाद फॉलो करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ। देखो ये तो सिंपल है, आप खुद पढ़ लोगे। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट जब मिलेगा, आरबीआई सारी चीज एप्लीकेशन को चेक करेगा, कोई और इन्फॉर्मेशन है तो मांग सकता है। हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो सकता है? कैंसिल कब होगा? जब हमने खुद बिजनेस बंद कर दिया एनबीएफसी ने। दूसरा, जो कंडीशन दी गई थी कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, रजिस्ट्रेशन के बाद ये कंडीशन फुलफिल करनी है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही। किसी भी तरीके से आप जो भी कंडीशंस थी इन सब मैटर्स पर, कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग प्रोस्पेक्ट, अर्निंग कमा नहीं पा रहे, लॉसेज में आ रहे हैं, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन मैटर्स में फेल हो रहे हो, आरबीआई की डायरेक्शंस नहीं मान रहे, बुक्स अकाउंट्स जो आरबीआई को फाइलिंग होती है वो नहीं कर रहे, और आरबीआई ने प्रोहिबिट कर दिया, तो इन केसेस में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो
तो मतलब रजिस्ट्रेशन मिला। और कैंसिल कब होगा? कैंसिल कब होगा? जब हमने खुद काम बंद कर दिया या हमने आरबीआई की जो रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस थी वो फॉलो नहीं की, आरबीआई ने के पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, इन्हीं कारणों से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। हाँ, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो वो अपील कर सकता है। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। मतलब अगर आरबीआई हमें रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा या किसी और कारण से, तो हम अपील कर सकते हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा। मतलब अल्टीमेटली आरबीआई के अगेंस्ट हम कहाँ जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर आ जाना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आ रहा है मेंटेनेंस ऑफ असेट्स। देखो ये दो कंडीशन है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो रजिस्ट्रेशन के बाद पहला, एवरी नॉन बैंकिंग कंपनी शेल इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अनएंकम्बर्ड होती हैं कि जो इजीली सेल हो सके, जिनके ऊपर कोई लीन या रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो वो अप्रूव्ड सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सिक्योरिटीज या आरबीआई ने सिक्योरिटीज इशू कर रखी हैं उनमें वो इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जो मैं आपको एक बार यहाँ पे दे देता हूँ पहले। देखो हमने अभी तक जो पढ़ा ना, एनबीएफसी को आरबीआई जाना है तो एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन आई। अब रजिस्ट्रेशन के बाद हम पढ़ रहे हैं कि फर्दर कंप्लायंसेस। तो वो फर्दर कंप्लायंसेस दो तरह से हैं, इन्वेस्टमेंट्स और रिजर्व्स। दो तरह से मेंटेन करने हैं। जैसे बैंकों में सीआरआर, एसएलआर आपने सुना होगा। तो यहाँ पर इनको कुछ पार्ट अपनी फंड्स का इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया तो एक तरह से गवर्नमेंट के पास ही पैसा आ गया, तो वो सारा पैसा लैंड नहीं कर पाएंगे। कितना करना है? मिनिमम 5%, मैक्सिमम 25%। मतलब जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होगी उनको इन्वेस्ट करना है एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन एनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, जिनके अगेंस्ट कोई लोन ना हो, लीन ना हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो, वैल्यूड एट प्राइस नॉट एक्सीडिंग, जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर ली है उन्होंने। और कितना उनको अपना फंड्स लगाने हैं? 25, मिनिमम 5% से लेकर मैक्सिमम 25% तक उनको ये पैसा लगाना है ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ लास्ट वर्किंग डे। देखो इसको एक और फॉर्म में देखो। सपोज एक एनबीएफसी है तो उसकी लाइबिलिटीज एंड असेट्स। अब लाइबिलिटीज में उसकी ऑन फंड अपना पैसा होगा जिसको हम इक्विटी बोल सकते हैं। डिबेंचर्स हो सकते हैं। तीसरे आ रहे हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट किससे आएंगे? पब्लिक से। तो यहां पर जो भी इन्होंने पैसा लिया, इस पैसे को इन्होंने यहां पर क्या करना है? लैंडिंग करनी है, लोन देंगे ये। तो वो आरबीआई कह रहा है या आरबीआई की रेगुलेशंस कह रही हैं इसमें से आप कुछ पैसा पहले यहां पर इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे सीआरआर, एसएलआर होता था, आरबीआई अपने पास पैसे रख लेता है या बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट किस में करोगे आप? सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटी है, अनएंकम्बर्ड होनी चाहिए। कितना? जो भी पैसा आएगा इसका 5% से लेकर 25% तक ये आपको मेंटेन करना है।
तो सपोज यहाँ पर 100 करोड़ का डिपॉजिट है, तो आपको सारा पैसा, आप 100 करोड़ यहाँ पर 100% नहीं ले जा सकते, आपको पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर मिनिमम 5% या 25% आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। और ये सिक्योरिटीज कौन सी होंगी, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो कोई शेयर्स नहीं होंगे जनरल कंपनियों के, ये बॉन्ड्स होंगे या ट्रस्ट बॉन्ड्स होंगे जो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि जो सेफ पैसा होगा। तो कुछ पैसा गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया ताकि ये सारा लेंड ना करें, कल को अगर कोई पैसा डूबा तो ये फाइनेंशियल क्रंच में ना आ जाए। तो एक तरह से कुछ पैसा, जैसे बैंकों में CRR आ गया, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आ गई है। चलें जी आगे देखो ये आया, अप्रूव्ड सिक्योरिटी को दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड कर रखी है और जिनकी गारंटी दे रखी है गवर्नमेंट ने, तो वो इंटरेस्ट की गारंटी है। क्योंकि ये पैसा जब यहां पर लिया गया तो ये पैसा पर इंटरेस्ट है, और वो जब लैंडिंग करेंगे यहां पर भी इंटरेस्ट है। तो अगर मान लो यहां पर उन्होंने 8% पर एनम पर इंटरेस्ट पर लिया और वो यहाँ पर 12% पर एनम से लेकर सपोज 24% पर एनम तक पैसा देते हैं, तो कुछ पैसा वो जब यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो इन पर भी तो उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तभी तो वो इन लोगों को पे कर पाएंगे। क्योंकि जो सिक्योरिटीज खरीदी जा रही हैं वो डिपॉजिट किसका पैसा है, पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक को जो इंटरेस्ट देना है, सेवर को, इन्वेस्टर को जो इंटरेस्ट देना है, वो ये इंटरेस्ट बीरिंग होनी चाहिए। अगर ये शेयर्स हो गए, कल को शेयर्स में तो गारंटी नहीं है डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पर नोटिफाइड होंगी। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि इन्वेस्टमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है 5% और 25% उनकी अपनी कैपिटल का नहीं, किसका, ये ध्यान रखना, डिपॉजिट जो पब्लिक से उन्होंने लिए हुए। कब, लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग क्वार्टर, मतलब किस अमाउंट को कब काउंट किया जाएगा, प्रीसीडिंग क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। जैसे मान लो कि अभी चल रहा है नवंबर, तो प्रीसीडिंग क्वार्टर हमारा कब खत्म हुआ, सितंबर। उससे पिछला प्रीसीडिंग कौन सा था, जून। तो जून तक का जितने डिपॉजिट हमारे पास थे, तो उसका हमें 5 to 25% मेंटेन करना है, वो पैसा हम आगे लैंड नहीं करेंगे। तो मान लो जून तक हमारे पास 100 करोड़ के डिपॉजिट्स थे, तो 100 करोड़ के 100 करोड़ हम डिपॉजिट को आगे लैंड नहीं करेंगे, उसका मिनिमम 5 to 25% निकालकर हम एक साइड करेंगे, पहले उनको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे, बाकी बिजनेस में लाएंगे। ऐसे ही फिर जब अगला क्वार्टर खत्म होगा तो हम नेक्स्ट क्वार्टर की फिर सेकंड क्वार्टर देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर क्या था। अब जैसे मान लो दिसंबर क्वार्टर खत्म होगा तो सितंबर क्वार्टर प्रीसीडिंग हो गया, तो सितंबर से पीछे जून। तो अभी जो हम नवंबर में बात करें तो सितंबर खत्म हुआ है, हाँ, और अभी फर्स्ट क्वार्टर सितंबर खत्म हुआ है और उससे पीछे जून चला जाएगा। जब दिसंबर खत्म होगा तो क्या होगा, तो सितंबर क्वार्टर सेकंड प्रीसीडिंग क्वार्टर आ जाएगा। मतलब अगर हम जनवरी में बात करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर विल बी द प्रीसीडिंग क्वार्टर और सितंबर विल बी द सेकंड। तो अभी आज नवंबर में हम बात करें तो वो कब की चल रही है, जून की, तो उस तक का डिपॉजिट होगा। अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज का ये मतलब है कि अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, ये आप पढ़ लोगे, मैं आगे चल रहा हूं अब, ठीक है जी। एनकम्बर्ड वर्ड का मतलब बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एनकम्बर्ड का मतलब होता है कि हमारी जो भी असेट है वो असेट फ्री होनी चाहिए, सेलेबल होनी चाहिए एनी टाइम, उसके ऊपर हमने कोई लोन ना ले रखा हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी कोर्ट का ऑर्डर ना हो, उसको हम बोलते हैं अनएंकम्बर्ड। एंकम्बर्ड हो जाती है जब उसके ऊपर लीन आ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन उनकी क्या है, रिजर्व फंड। तो मैंने इसका थोड़ा सा नोट बना दिया है आपको, यहाँ पहले इसका बता देता हूं। देखो, मेंटेनेंस ऑफ असेट्स को शॉर्ट में आपको याद कैसे करना है, मिनिमम लेवल ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड। देखना, मेंटेनेंस ऑफ असेट्स है, मतलब इन्वेस्टमेंट है तो वो कहाँ जाएंगी, अभी मैंने बैलेंस शीट में आपको बताया इन्वेस्टमेंट साइड पर जाएंगी। अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, और इसको मैं आगे ऐड भी कर देता हूं।
इशूड बाय स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। और कितना हो सकता है? मिनिमम 5% और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 25% तक। तो मैंने आपको शॉर्ट की दे दी है, बाकी आप याद कर लोगे, इसको इजी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलें जी, अगला आ रहा है, एक रिजर्व फंड मेंटेन करने पड़ेंगे। रिजर्व फंड मेंटेन करना है कि जो भी पैसा ये कमाएगी, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स, उसका कुछ पार्ट ये अपने पास रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब उसका डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा शेयर होल्डर को। डेफिनेटली जो हम कमा रहे हैं, अब हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड तो देंगे। एनबीएफसी का इनकम क्या होगी? अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। तो जो नेट प्रॉफिट आया बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मिनिमम 20% ऑफ नेट प्रॉफिट ईच ईयर ट्रांसफर कर देगी एक रिजर्व फंड में, और उसको आरबीआई को बताएगी। उसको पैसा यूज नहीं किया जाएगा, वो रिजर्व मेंटेन किया जाएगा। जैसे एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सीआरआर और एसएलआर में क्या फर्क होता है? सीआरआर में पैसा हम आरबीआई के पास दे देते हैं, एसएलआर में बैंक के पास ही रहता है पैसा। तो ऐसे ही एक तरह का एसएलआर इनका रिजर्व फंड क्रिएट कर दिया। जैसे हर कंपनियों में रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, फ्री रिजर्व्स होते हैं, जिससे कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये पैसा प्रॉफिट कमाया आपने, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले जो कमाया है उसका 20% हर साल निकालकर आप रिजर्व फंड में ट्रांसफर करते जाओगे। वो आपका रिजर्व अब यूटिलाइज कहाँ होगा? आप जब भी उसको यूटिलाइज करोगे तो पहली बात तो आपको आरबीआई को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि हमने कहाँ यूज किया है। तो आरबीआई ने उसके नॉर्म सेट कर रखे हैं कि आप इस रिजर्व फंड को किन किन पर्पस के लिए निकाल सकते हो। और जब आप निकालोगे तो विद इन 21 डेज आरबीआई को बताना पड़ेगा कि आपने रिजर्व फंड से इतना पैसा निकाला है। एक तरह से इस फंड को लॉक कर दिया गया है। तो अब देखो, दो तरह से बात आ गई कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है, इस सारी बात को मैं कंक्लूड करूं, एनबीएफसी में आपने पहले तो पढ़ा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद फर्दर कंप्लायंस। फर्दर कंप्लायंस में रजिस्ट्रेशन तो किससे करानी है? एप्लीकेशन किसको देनी है? टू आरबीआई। और फर्दर कंप्लायंस क्या करनी है? मेंटेन असेट्स, और दूसरा मेंटेन रिजर्व्स। असेट्स किस फॉर्म में होंगी? इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। और रिजर्व्स कहां से आएगा? फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कितना होगा? हाउ मच? मिनिमम 5% टू 25% ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज ऑन क्लोज ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर। ये निकला। ये तो हमने समझा मेंटेन करेंगे किसमें? सिक्योरिटीज की फॉर्म में। और वो सिक्योरिटीज कौन सी होनी चाहिए? अनएंकम्बर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफाइड और गारंटीड विद इंटरेस्ट होनी चाहिए। और ये जो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन, मिनिमम कितना है? आप ज़्यादा कर सकते हो, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ आफ्टर क्लोज ऑफ ईच ईयर। ये ध्यान रखना, हर साल आपको ये पैसा निकालना है। और यूटिलाइज तो दोनों में मिक्स मत कराना, रिजर्व अलग मेंटेन करने हैं और असेट्स अलग मेंटेन करनी है, और रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ये कंप्लायंसेस है। अगर क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी का मीनिंग, रजिस्ट्रेशन और ये मेंटेनेंस ऑफ असेट्स और रिजर्व्स। तो आपको ये बहुत
कंसेप्चुअली क्लियर चलना है कि दोनों में फर्क क्या है। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन आई, असेट्स आए और रिजर्व्स आए। असेट्स होंगी फ्रॉम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिसीव्ड, कि सारा पैसा आप आगे यूज नहीं करोगे, उसको अलग कर दोगे। और रिजर्व्स आएगा फ्रॉम अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ये दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करके चलना। ठीक है जी, आए आगे अब। चलो, बाकी का बड़ा सिंपल सिंपल सा है, यहीं से पढ़ेंगे। पावर ऑफ आरबीआई टू रिमूव डायरेक्टर्स, ये आपको रीड पर रखना है। आरबीआई के पास पूरी पावर रहेगी डायरेक्टर्स को रिमूव करने की। रिमूव क्यों किया जाएगा? जब ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, या उनकी वर्किंग किसी भी तरीके से डिट्रीमेंटल है, या वो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे, तो आरबीआई उनको रिमूव कर देगा। हाँ, गवर्नमेंट की अपनी एनबीएफसी में गवर्नमेंट ही करेगी, उसमें आरबीआई इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिसमें गवर्नमेंट की अपनी एनबीएफसी है। तो ये आप सिंपल सा है, आप पढ़ोगे और जब भी जिसको हटाया जाएगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। नेक्स्ट, अगर किसी भी पर्सन को हटाया जा रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दी जाएगी। अब वो क्या इफेक्ट होगा? वो he shall cease to be director of that NBFC and shall not in any way, उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, उस पोजीशन से हट जाएगा। तो डायरेक्टर हटकर अदर वे भी एज अ एम्प्लॉय भी नहीं रहेगा, वो टोटली बाहर हो जाएगा। और मैनेजमेंट में किसी भी तरीके से पार्ट नहीं लेगा। और कितने साल तक? 5 साल तक। जैसे आप कंपनियों में, कंपनी एक्ट में भी आप पढ़ते हो कि जब अगर एनसीएलटी की ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि एनसीएलटी के ऑर्डर से डायरेक्टर हटाया जाता है तो 5 साल तक डीबार हो जाते हैं वो। एनी पर्सन, इसका अब जो डायरेक्टर हटाए गए उसके बदले में आरबीआई अपने पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं, अपने नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, बट कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। क्लियर? आओ आगे। अगला, सप्रेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा देना। पहले तो हम पढ़ रहे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को, अब पूरे बोर्ड को हटा देना। तो सेम वही, पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, अफेयर्स डिपॉजिटर क्रेडिटर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, इसके लिए सुपरसीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सारे कितने साल तक? 5 साल तक। और मैक्सिमम 5 साल तक आरबीआई अपने बिठाएगा, उसके बाद नहीं ले आएगा। जैसे दीवान हाउसिंग, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी जितने भी ये फ्रॉड वगैरह पीछे हुए हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं। यस बैंक में भी आपने सुना होगा, अभी हुआ था तो गवर्नमेंट अपने नॉमिनी ले आई है, यस बैंक के डायरेक्टर्स को हटा दिया गया। ये अब आप पढ़ लोगे, मैं आगे आ रहा हूँ। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये भी रीड पर रखना है आपको, ज़्यादा इसमें इसीलिए नोट्स भी नहीं है, आप सिंपली मैंने यहाँ नोट्स पर काफ़ी इसको इजी कर दिया है, तो आप इजीली पढ़ पाओगे कि जब भी कोई पब्लिक इशू आएगा, प्रोस्पेक्टस कब इशू होगा? जब पब्लिक इशू आएगा, या एडवर्टीजमेंट डिपॉजिट्स के लिए आएगी। तो डिपॉजिट्स की आपने देखा था कंपनी लॉ में भी, डीपीटी 1 सर्कुलर था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इशू करती है, तो कंपनी लॉ की तो रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ आरबीआई की भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो आरबीआई को अगर लग रहा है कि ये लोगों को पैसा नहीं लेने देना, या इस कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रही है, या डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो अप्रूवल तो जाएगी आरबीआई की, तो आरबीआई उनको प्रोहिबिट कर सकता है, रेगुलेट, चेंजेस करवा सकता है, कोई भी कंडीशंस लगा सकता है, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन आरबीआई का इनके ऊपर। नेक्स्ट, पावर ऑफ बैंक टू डिटरमाइन पॉलिसी एंड इशू डायरेक्शंस, आरबीआई की पूरी पावर है कि इनको कोई भी डायरेक्शंस दे सकते हैं, पॉलिसी चेंज करवा सकते हैं, इनका वे ऑफ वर्किंग में इंटरफेयर कर सकते हैं, कोई सिस्टम में चेंज करा सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, कैपिटल से रिलेटेड हो सकता है, पूरी ज्यूरिडिक्शन आरबीआई का रहेगा। नेक्स्ट, पावर ऑफ बैंक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनबीएफसी एज डिपॉजिट एंड गिव डायरेक्शन, आरबीआई इनसे कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, आपके पास कितने डिपॉजिटर हैं, कितना पैसा है, कभी भी रैंडमली चेक हो सकता है, ऑडिट्स हो सकते हैं, ये सब आपको रीड पर रखने हैं। पावर ऑफ बैंक टू कॉल इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गिव डायरेक्शन, तो आरबीआई, यहाँ बैंक का मतलब आरबीआई है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी डायरेक्शन दे सकते हैं जितने भी यहाँ पर हैं,
ये भी आप सिंपल आप पढ़ लोगे, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आगे वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी ऑफ एनबीएफसी, जब भी आरबीआई ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा तो उनको देना पड़ेगा। ऑडिटर्स, इनके ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है? जो ऑडिटर की ड्यूटी है कि उनके ऑडिट्स प्रॉपर करें, उनकी पूरी इंक्वायरी लें, पूरी इंफॉर्मेशन लें, स्टेटमेंट्स लें, डिपॉजिट्स के बारे में चेक करें, और उसकी सारी रिपोर्ट किसको देंगे? वो आरबीआई को। तो इनके स्पेशल ऑडिट होते हैं तो आरबीआई के थ्रू होंगे वो। आरबीआई इनको रोक लगा सकता है, आप कोई एसेट नहीं बेचोगे। अगर कोई फ्रॉड चीटिंग हुई जैसे दीवान हाउसिंग वगैरह में हुई है, तो कोई भी ऐसा फ्रॉड हुआ तो आरबीआई इंटरफेयर करेगा और उनकी सेल ऑफ असेट्स को ब्लॉक कर सकता है, जब तक कि ऑडिटर डिपॉजिटर का पैसा नहीं जाएगा। सहारा का भी केस यही चल रहा है, डिपॉजिट लिए गए थे तो उनकी एसेट्स सारी बिकवाई जा रही हैं और पहले पब्लिक को पैसा दिलवाया जा रहा है। रेजोल्यूशन ऑफ एनबीएफसी कंपनी, ये आ रहा है कि अगर आरबीआई को लगता है कि कोई भी एनबीएफसी में इंक्वायरी हुई, ऑडिट के बाद इंक्वायरी हुई और ये लगा कि यहाँ मिसमैनेजमेंट हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है, तो डायरेक्टर्स को तो हटा दिया गया। अब डायरेक्टर्स को हटा दिया गया तो अब अपनी डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर दिए, तो अब आरबीआई क्या करेगा? जैसे यस बैंक का केस था या दीवान हाउसिंग है या नीरव मोदी की कंपनियां हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उनको? अगर तो वो बंद करानी है तो वाइंडिंग अप कराएंगी, या चलानी है तो नए डायरेक्टर्स, नई मैनेजमेंट ले आएंगे, या उसका अमलगामेशन करवा देंगे। तो देखो, अभी आपने एक लेटेस्ट केस बैंक का पढ़ा होगा, आया था पीछे, लक्ष्मी विलास बैंक महाराष्ट्र का, उसको भी आगे अब मर्ज कराया जा रहा है, अमलगामेशन कराया जा रहा है। तो अगर कुछ भी ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है तो वो अमलगामेशन का ऑर्डर दे सकता है आरबीआई, रिकंस्ट्रक्शन करवा सकता है, उनके टुकड़े करा सकता है, स्प्लिट करा सकता है, 2 कंपनियों में 4 कंपनियों में डिवाइड कर सकता है। ब्रिज इंस्टीट्यूशन, टेम्परेरी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कर सकता है, किसी और को हैंडओवर कर देगा संभालने के लिए। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उनके डायरेक्टर्स को कोई पेमेंट्स नहीं मिलेंगी, उनके जो रेम्यूनरेशंस हैं उन पे रोक लगा सकता है, और उनकी जो शेयर होल्डिंग है उसको कैंसिल कर सकता है, और उनकी एसेट्स को सेल करवा सकता है। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल है, छोड़ने वाला नहीं है। क्या वाइंडिंग अप करा सकते हैं? बिल्कुल, आरबीआई ऑर्डर दे सकता है। अब इसकी वाइंडिंग अप कब होगी? जब एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आ गए कि भैया अब ये चलने लायक नहीं है, जब ये अपने पैसे वापस नहीं दे पा रही। बिकम डिसक्वालीफाइड टू कैरी बिजनेस ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब डिसक्वालीफाइड, जो आरबीआई की रजिस्ट्रेशन कंडीशंस थी वो नहीं चल पा रही। पहला क्या आया? डेट्स पे नहीं कर पा रहे, दूसरा बिजनेस नहीं कर पा रहे, तीसरा आरबीआई ने डिपॉजिट लेने से मना कर दिया, तो अल्टीमेटली जब पैसा नहीं आ रहा तो आगे बिजनेस क्या करेंगे वो, और कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में वो एक्शन ले सकते हैं। कब अनेबल टू पे डेट मानी जाएगी? मतलब जिस डिपॉजिटर का एफडी थी और वो मैच्योर हो गई और मैच्योरिटी के 5 डेज के अंदर नहीं दे पा रहे, तो हम इनको डिफॉल्टर मान लेंगे। जैसे बैंक में एफडी है, ऐसे ही यहाँ पर किसी ने एफडी कराई, डिपॉजिटर की मैच्योरिटी डेट आई, वो पैसे लेने आता है और ये विद इन 5 वर्किंग डे नहीं दे पा रहे, तो उनको अनेबल टू पे डेट में डाल दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप इनको जोर देकर जरूर पढ़ना इसको। रेजोल्यूशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, रेजोल्यूशन का तो मतलब है उसको आगे चलाना है, तो या तो अमलगामेशन कर देंगे, रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, 3 चीजें आई। और अगर नहीं चलाना तो क्या करेंगे? वाइंडिंग अप कर देंगे। उससे पहले आया कि अगर उसको चलाना है तो इन लोगों का क्या होगा जो गड़बड़ कर रहे थे, उनके रेम्यूनरेशंस को रोके जाएंगे, पैकेज रोके जाएंगे, उनकी शेयर होल्डिंग को कैंसिल किया जाएगा, और अगर असेट सेल करवानी है तो बेचकर पैसा क्रेडिटर को दिलवाया जाएगा। और अगर बंद ही करना है तो बंद करने की सिचुएशन कब आएगी? जब वो अपने लोन्स पे नहीं कर पा रही, मतलब जो डिपॉजिट्स लिए हैं 5 दिन के अंदर मैच्योरिटी के नहीं दे पा रही, बिजनेस से डिस्क्वालीफाई हो गए, डिपॉजिट लेने से रोक लगा दिए पब्लिक इंटरेस्ट से, तो ये वाइंडिंग अप के केस बन सकते हैं। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, इससे शॉर्ट नोट आ सकता है। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, अब कितनी तरह की एनबीएफसीज आ रही हैं? देखो, एनबीएफसी 2 तरह की हो रही हैं, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो बिना डिपॉजिट के कैसे चल रही हैं? अपने फंड से चल रही हैं, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं। बट अगर एफडीज ले रही हैं तो 2 तरह की एनबीएफसीज हो गई, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग और नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग। देखो, इसका एक चार्ट दिया हुआ है आपको टेबल में, एक टेबल दी हुई है,
अच्छा, उससे पहले क्लासिफिकेशन में देखो, लाइबिलिटी स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं हम, एक्टिविटीज़ के हिसाब से और उनकी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से। फिर दो तरह से आ गई। एनबीएफसी डी का मतलब है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग मतलब जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उसको एनडी लगा देते हैं। तो एनबीएफसी अब दो तरह की हो गई, एनबीएफसी डी और एनबीएफसी एनडी, दो तरह से आ गई। तो ये डिपॉजिट ले रही है, ये डिपॉजिट नहीं ले रही। देखो अब अलग अलग नामों से इनकी पहचान है। पहला असेट फाइनेंस, इन्हीं के नामों से याद करना आप। असेट फाइनेंस, असेट फाइनेंस का मतलब क्या है? ये कोई पर्सनल लोन नहीं देगी, क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, डायरेक्ट लोन नहीं देगी, आपको असेट खरीदने के लिए लोन देगी। ऑटोमोबाइल्स, कार, बाइक, स्कूटर, ऑटो, टेम्पो, रिक्शा, ट्रक, ट्रैक्टर, जनरेटर्स, इन सबको खरीदने के लिए पैसा देगी। दूसरी आई लोन कंपनी, ये क्या दे रही है? लोन, पर्सनल लोन दे रही है। तो एनबीएफसी के भी अलग अलग टाइप हो गए। लोन ये भी है, बट ये लोन किसकी चीज की है? चीज खरीदने के लिए। इसमें कौन सा लोन आ गया? पर्सनल लोन आ गए। आपसे नहीं पूछा जाएगा क्या करोगे पैसे का, यहां पर आ गया आपको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट, नाम से ही देखो क्या करेगी आगे, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पैसा किस में फाइनेंस करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है ये अपनी ग्रुप कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए बनाई जाती है। मतलब एक लाइक सब्सिडरी होती है एक मेन कंपनी की, आगे ग्रुप कंपनियों को लोन दे रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने अपनी एक सब्सिडरी बना दी, वो आगे अपनी ग्रुप कंपनियों को लोन दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रही है, प्रोजेक्ट्स को। ये तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रही है, और ये हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रही है। एक मैंने बताया था माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस होता है जैसे ये दिहाड़ी वाले 10 दिन 15 दिन 1 महीने के छोटे छोटे लोन छोटे बिजनेसमैन ले जाते हैं, रेडी वाले, वीकली बाजार वाले। तो डिसएडवांटेज ग्रुप इनको बोला जाता है कि जो इजीली बैंक नहीं पहुंच सकते, उनके पास असेट्स नहीं है, उनको थोड़े दिन के लिए पैसा चाहिए, माल लाकर बेचा और पैसे दे दिए, तो वो माइक्रो फाइनेंसिंग हो जाती है। और ये मोस्टली वहाँ खोली जाती हैं जहाँ पर बैंक नहीं है, बैंक नहीं पहुँच सकता, तो ये छोटी छोटी जगहों तक खुली हुई हैं ये। एनबीएफसी फैक्टर, जिन्होंने सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है, मैंने फैक्टरिंग पढ़ाया था। फैक्टरिंग का मतलब होता है एक तरह की बिल डिस्काउंटिंग लार्ज स्केल पर। तो फैक्टरिंग भी ये कर रही हैं, जो बिल डिस्काउंटिंग का काम कर रही हैं रिसीवेबल्स को के अगेंस्ट। फिर नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को हेल्प करने के लिए बनाई जाती है, एक तरह की सब्सिडरी कंपनी अपनी ग्रुप कंपनियों को पैसा दिलवाने के लिए। एनबीएफसी अमाउंट एग्रीगेटर, अमाउंट एग्रीमेंट क्या है कि कुछ अमाउंट इकट्ठा किया और वो कस्टमर्स को दिया जा रहा है। कस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं और कलेक्ट कर रही हैं। एनबीएफसी मतलब जैसे हमारे मोबाइल हैं, हमने मोबाइल में अब लाखों करोड़ों लोगों ने लोन ले रखे हैं, तो उनका डाटा मैनेज कर रही हैं, आगे उनको पास ऑन कर रही हैं जिनको ज़रूरत है। पीयर टू पीयर लेंडिंग, प्रोवाइडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेंडर एंड बोरर टुगेदर टू हेल्प मोबिलाइज फंड, मतलब बहुत सारे लेंडर बोरर को आपस में डायरेक्टली मिला रही है। डायरेक्ट, वैसे तो हम बैंक में पैसा दे आए, हमें नहीं पता बैंक किसको पैसा दे रहा है, बैंक के कस्टमर को हम डायरेक्ट तो नहीं जानते ना, बट ये डायरेक्ट कोलैबोरेशन, डायरेक्ट मिलवा रही हैं बोरर और लेंडर को। तो ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एचएनआईज होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपया पड़ा है, आपस में मिलवा रही हैं उनको। इसके मैंने ये डेफिनेशंस दी हुई हैं, इन डेफिनेशंस को मैंने, आप यहाँ से तो पढ़ोगे, मैंने आपके लिए यहाँ थोड़ा सा काम इजी कर दिया है, शॉर्ट की बना दी है। देखो कैसे आपने इनको पढ़ना है, जो हमने नाम लिए इन पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं। देखो सबसे पहले आ रही है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये पहले आप यहाँ देख लो, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आपको डेफिनेशंस दी हैं इनकी, डेफिनेशंस ऑफ एनबीएफसी अंडर वेरियस डायरेक्शन इशूड बाय रिजर्व बैंक। तो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी,
ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, अब इनकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, असेट्स क्या हैं, इनके बारे में बात की गई है। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, फैक्टर कौन है, माइक्रो फाइनेंस, लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन भी आया था। तो मैंने, आप जब रीड करोगे तो उसके साथ मैंने इसको सिंपल वे में आपको की पॉइंट्स लर्न कैसे करने हैं यहाँ पर दिए हैं। देखो सबसे पहले सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट नहीं ले रही, तो अगर ये है तो आरबीआई कहता है ये नॉन डिपॉजिट होगी और इसकी टोटल असेट्स कितनी होनी चाहिए, कम से कम 500 करोड़। और मोर, तो ये सिस्टमली इंपॉर्टेंट को हमने अभी पढ़ा ही था। तो मिनिमम 500 करोड़ की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट टोटल असेट्स होनी चाहिए। टोटल असेट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलाकर और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और अदर्स भी। ये इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है ये भी। अब ये जो काम करेगी, लोन जो देगी, मिनिमम 75% किस में जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होंगे। अब ये कार लोन, ऑटो लोन नहीं देगी, क्योंकि ये किस नाम से रजिस्टर्ड हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी से। तो जो भी पैसा लिया है उसमें 75% कम से कम लेंडिंग भी किस में करेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके पास अपने पैसे कितने होने चाहिए, कम से कम 300 करोड़, नेट ऑन फंड, अपना पैसा 300 करोड़ होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग उसको मिनिमम ए सिंबल मिला हुआ हो। CRAR, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो 15% होनी चाहिए। ये कंडीशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को डिफाइन करा गया है, या आप किसी भी तरीके से कह दो, रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो आपको इतनी कंडीशंस तो पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका मेन बिजनेस क्या हुआ, असेट फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, गारंटीड फाइनेंसिंग, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स, सिक्योरिटीज की एक खरीदने के लिए लोन देती है, लोन अगेंस्ट शेयर्स आपने पढ़ा होगा, उनके लिए पैसा दे रही है, फाइनेंसिंग कर रही है। और आप देखो कि जैसे किसी के पास शेयर्स पड़े हैं, वो उसकी असेट है, वो बेचना नहीं चाहता, उसके अगेंस्ट लोन लेना चाह रहा है, तो भी वो इनके पास दे सकती हैं। या मुझे शेयर्स खरीदने हैं, मैं इनसे लोन लेकर कुछ पार्ट लोन का शेयर्स में यूज कर सकता हूं, तो सिक्योरिटीज एक्वायर करने के लिए भी, ऑटोमोबाइल्स के लिए भी। नेक्स्ट NBFC फैक्टर, फैक्टर मैंने आपको बताया बिल डिस्काउंटिंग की तरह होता है, तो ये रिसीवेबल्स को डिस्काउंट कर रही है, मतलब डायरेक्ट लोन नहीं देंगी। तो बिल डिस्काउंटिंग क्या होती थी कि मैंने क्रेडिट सेल की हुई है, मुझे 2 महीने बाद पैसा मिलना है। मान लो मैंने माल बेचा हुआ है, रिलायंस को 1 करोड़ की पेमेंट आनी है 2 महीने बाद, मुझे अब आज पैसे की ज़रूरत है, तो वो मैं बिल को डिस्काउंट करा लूँगा, उसके अगेंस्ट फाइनेंस करा लूँगा, पैसा ले लूँगा और मैं अपना काम चला लूँगा। तो ये काम कर रहे हैं। तो फैक्टरिंग बिजनेस में मिनिमम इनका टोटल असेट्स कितनी होनी चाहिए, 50% पैसा किस में लगा होना चाहिए, तो टोटल असेट्स फैक्टरिंग बिजनेस। अब देखो, जब मान लो मैं किसी एक मुथूट के पास या किसी बजाज फाइनेंस के पास गया कि मेरे पास 1 करोड़ का सेल बिल है, मैंने रिलायंस को माल सप्लाई किया था, मुझे रिलायंस से 2 महीने बाद पैसे आने हैं, मुझे आज पैसे दे दो इस बिल के बदले, तो मैं बिल किसको दे दूंगा, वो उस फाइनेंस कंपनी को, और वो मुझे उसके बदले में पैसा दे देगी। तो वो बिल उसकी क्या हो गई, असेट हो गई कि नहीं, क्योंकि मैं उसके डेटर की साइड पर चला गया। तो ऐसे करते करते उसका टोटल असेट्स में 50% असेट कौन सी होनी चाहिए, रिसीवेबल्स। फैक्टरिंग बिजनेस में टोटल असेट्स का 50% रिसीवेबल्स होने चाहिए। तो रिसीवेबल्स ऑब्वियसली किस साइड पर जाएंगे, वो डेटर्स की फॉर्म में जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं रिसीवेबल्स। इनकम, और जो उसकी मेन इनकम आ रही है उसका 50, टोटल इनकम जो आ रही है उसका 50% किससे आ रहा हो, उसका फैक्टरिंग बिजनेस से आ रहा हो, तभी वो NBFC फैक्टर के नाम से कहलाई जाएगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में था तो 75% टोटल असेट्स, टोटल लोन उसके कहाँ होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ऐसे ही फैक्टरिंग, अगर मैं कहूँ कि मैं एक NBFC हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन फैक्टरिंग में है, बिल डिस्काउंटिंग में है, तो मेरी 50% असेट्स फैक्टरिंग में होनी चाहिए, टोटल असेट्स मतलब बिल रिसीवेबल्स होने चाहिए। सेकंड, इनकम भी मेरी जो आ रही है आधी या आधी से ज़्यादा इसी बिजनेस से आए। नेक्स्ट,
माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस बताया था मैंने, बहुत छोटे लेवल पर छोटे बिजनेसमैन को पैसा दे रही हैं ये। तो उसके लिए नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट है 5 करोड़, और अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को 2 करोड़, असम सिक्किम छोटे छोटे जो स्टेट हैं तो वहाँ पर 2 करोड़ से भी मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा नेट ऑन फंड से। नेट असेट्स 85% क्वालिफाइंग असेट्स होनी चाहिए। क्वालिफाइंग असेट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो लॉन्ग टर्म की हैं, मतलब मेरे पास जो असेट्स हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होनी चाहिए, टेंजिबल होनी चाहिए, परमानेंट असेट्स होनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ एनबीएफसी खोलकर बैठ गया और मेरे पास असेट्स ही नहीं है। तो जो मैं टोटल असेट्स दिखा रहा हूँ उसका 85% ऐसी परमानेंट असेट्स होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म नेचर की हो, चाहे मैंने आगे उनको सेल करना है चाहे वो रखना है मैंने। नेक्स्ट आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी या आईडीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। मिनिमम नेट ऑन फंड 300 करोड़ होने चाहिए, और पैसा कहाँ लगाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब है सबसे पहले तो ये काम किसके लिए बनाई गई है? अपने ही ग्रुप कंपनियों को फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो उन कंपनियों के शेयर्स खरीद रही है तो पैसा पहुंच गया, मतलब एक बड़ी पेरेंट कंपनी एक अलग से कंपनी बनाती है, वो डायरेक्ट अपनी ग्रुप कंपनियों में नहीं पैसा डालती, वो एक अलग कंपनी में डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की ग्रुप कंपनीज हैं, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ये ग्रुप कंपनीज हैं। तो वो इनमें जो पैसा चाहिए था वो डायरेक्ट ना देकर ए लिमिटेड ने क्या बना दी? एक वाई लिमिटेड बना दी। तो उसने पैसा कहाँ दे दिया, और वाई लिमिटेड अब क्या दे रही है? यहाँ पर पैसा किस फॉर्म में दे रही है? देखो यहाँ पर पैसा दे रही है, अब वो किस फॉर्म में दे रही है? शेयर सिक्योरिटीज ले रही है उन कंपनियों की, तो अल्टीमेटली पैसा वहां पहुंच गया, तो उसने लमसम पैसा यहां पर डाल दिया और यहां से पैसा ये ट्रांसफर होकर ग्रुप कंपनीज में चला जाएगा। मिनिमम 90% नेट असेट्स आर इन फॉर्म इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, डेट, लोन्स इन द ग्रुप कंपनी। तो इसका काम ही यही है, ये किसी को बाहर वाले को लोन नहीं दे रही, ये अपनी ग्रुप कंपनियों को या तो शेयर कैपिटल की फॉर्म में पैसा दे रही है, या वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के फॉर्म में दे रही है, या डिबेंचर और बॉन्ड्स में ले रही है। तो जब वाई लिमिटेड इनमें पैसा लगाएगी तो ये पैसा किस फॉर्म में आ गया? शेयर डिबेंचर, तो ये असेट साइड पर चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। तो इसीलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब ये एक ऐसी कंपनी जो अपनी पेरेंट कंपनी से लमसम पैसा लेती है और डिफरेंट ग्रुप कंपनीज में पैसा देती है। किस तरह से दे रही है? शेयर्स ले रही है, डिबेंचर ले रही है, बॉन्ड्स ले रही है और वहां पर पैसा दे रही है। तो इसकी वो क्या क्रिएट हो गई? इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट हो गई। अब उनसे जो अर्निंग आ रही है वो अल्टीमेटली किसके पास जा रही है? पेरेंट कंपनी के पास। तो ये फाइनेंसिंग कर रही है विद इन अ ग्रुप, बाहर वालों को कोई पैसा नहीं दे रही। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड यूनिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये शेयर्स में भी लगा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ट्रस्ट में की जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज होती है उनमें भी लगा सकती है, और 60% इसमें होना चाहिए। मतलब इसका जो टोटल पैसा इसके पास पेरेंट कंपनी से आया, ये कंपनी उसका मिनिमम 60% आगे शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा इसलिए लगाया गया कि मान लो ग्रुप कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, तो जो सरप्लस पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाया जा सकता है। तो मिनिमम 60% ये आगे नेट असेट्स होनी चाहिए उसकी। एक्टिविटीज क्या होंगी? इन्वेस्टमेंट इन नेट असेट्स रिक्वायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, इन जगहों पर भी पैसा लगा सकती है। ये आप नोट करोगे जब, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, डिलीट नहीं करता, ये आप समझ जाओगे। देखो क्लियर हुआ जी? तो एक्टिविटीज क्या है इसकी? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की एक्टिविटीज क्या समझ आ रही है? इसकी नेट असेट रिक्वायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन किस किस में हो सकती हैं?
बैंक डिपॉजिट हो सकते हैं। अब जो सरप्लस पैसा पड़ा है, ग्रुप कंपनियों को पैसे की जरूरत नहीं है, तो आइडल मनी को ये मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो ग्रुप कंपनी के बाहर अगर ये पैसा लगाने जाएगी तो इन जगहों पर ये फंड्स को यूटिलाइज कर सकती है। ग्रुप कंपनियों को लोन दे रही है, गारंटी दे रही है ग्रुप कंपनियों के बिहाफ पर। नेक्स्ट आया जी अब सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, लोन्स दे रही है किसको? ग्रुप कंपनीज को। और मिनिमम असेट्स कितनी है? 100 करोड़ इंडिविजुअली और एग्रीगेट विद अदर CIC। तो इनको मैंने यहां पर शॉर्ट की दे दी ताकि आपका रेडी काम हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स में भी दिन कम है। क्लियर हुआ जी? यहां तक आप ये जब पढ़ लोगे तो एक ये पार्ट आपको बुक से करना है, क्या क्या रिटर्न्स फाइल की जाती हैं। रिटर्न्स टू बी सबमिटेड बाय RBI, डिपॉजिट टेकिंग NBFC से। NBS 1 क्वार्टरली रिटर्न है। सब रिटर्न्स किसको जानी है? ये RBI को जानी है। ये भी क्वार्टरली प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, पहली आई कितने डिपॉजिट ले रखे हैं, दूसरी क्वार्टरली डिपॉजिट आई के जो हमारे नॉर्म्स रूल्स हैं RBI के वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये भी क्वार्टरली रिटर्न जाएगी। हमारी लिक्विड एसेट्स कितनी है। NBS 4 क्रिटिकल पैरामीटर्स की रिजेक्टेड कंपनी होल्डिंग, एनुअल रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न जा रही है। क्रिटिकल पैरामीटर्स बाय रिजेक्टेड कंपनी होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट ले रखे हैं, कितने फेलियर्स आए, कितने डिले हुए, क्रिटिकल पैरामीटर जो RBI के सेट हैं। NBS 5 ये कैंसिल हो गया है, ये फॉर्म अब नहीं है। 6 मंथली रिटर्न जा रही है कि कैपिटल मार्केट में कोई पैसा लगा रखा है अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, मतलब स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट है तो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो भी आपको हर महीने रिटर्न देनी है। हाफ ईयरली रिटर्न जा रही हैं अगर 20 करोड़ से ज़्यादा है और डिपॉजिट और असेट हैं 100 करोड़ से ज़्यादा। बैलेंस शीट जाएगी साल में एक बार, ब्रांच इन्फॉर्मेशन की रिटर्न जाएगी। तो ये रिटर्न्स पे क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख लेना। देखो ये 3 क्वार्टरली रिटर्न जा रही है NBS 1 से 3, ये एक एनुअल जा रही है, ये मंथली जा रही है, ये हाफ ईयरली जा रही है और ये भी ऑब्वियसली साल की एक बार जाएंगी। ऐसे ही नॉन डिपॉजिट टेकिंग पे है NBS 7 क्वार्टरली रिपोर्ट जा रही है इनकी और मंथली रिपोर्ट जा रही है। इनकी रिटर्न कम है तो ये आपको खुद ही करनी है, इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। तो जितना ये मैंने कराया है आपको स्लाइड्स वाला, ये तो एटलीस्ट अच्छी तरह से लर्न करना ही है, बाकी साथ में सारा करके जाना है। और यहाँ पर आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, कंपनी सेक्रेटरीज काम भी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो मिलते हैं आगे की आने वाली क्लासेस में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।